जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज जो मैं लेकर के आया हूं आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था केवीएस में, उसके रियल क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं। और चूंकि आपको पता है दोनों ही पेपर, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, वो एक ही संस्था के लिए है। तो इसलिए ज़्यादातर यही संभावना बनती है कि यही जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का यही लेवल और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके केवीएस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। इसके पहले मैंने पार्ट 1 डाल चुका हूं जिसमें 15 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, और आज इस वीडियो में सारे पीआरटी लेवल टीजीटी लेवल के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चिंतन की अवस्था किसके बीच दिखाई देती है। देखिए, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ गया। जो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, इसमें से जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो पियाजे ने बताई है 7 से 11 साल, इसका सही उत्तर हो जाता है। आप इंग्लिश में देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे तो ऑपरेशनल थॉट अपीयर्स बिटवीन, कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट जो होगा वो आपके 7 to 11 ईयर्स की एज में वो दिखाई देगा। आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो छात्रों के बीच सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने के लिए किसका अधिक महत्व नहीं है। आत्मसम्मान मतलब सेल्फ स्टीम जो हमें डेवलप करना है, तो ये नहीं जो है, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में भी आएंगे इस तरह के। तो कौन सा ये गलत है सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने के लिए। तो आपका है छात्रों का अधिगम प्राप्ति योग्य प्रासंगिक होना चाहिए, जो अधिगम लक्ष्य है। सकारात्मक जीवन अनुभवों पर बल देना चाहिए। ओवर प्रोटेक्शन, ये गलत हो जाएगा। छात्रों को यदि ओवर प्रोटेक्शन देंगे तो सेल्फ स्टीम के लिए वो क्या है, वो महत्वपूर्ण नहीं होगा। विश्वसनीय संप्रेषण स्थापित करना, इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं कि हमारा जो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लिटिल कंसिक्वेंस इन ऑर्डर टू डेवलप पॉजिटिव सेल्फ स्टीम एमंग स्टूडेंट्स। तो गोल ऑफ स्टूडेंट शुड बी अचीवेबल एंड रिलेवेंट, तो ये होना चाहिए। एसिट्रेटिंग पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस और प्रोवाइडिंग ओवर प्रोटेक्शन, ये इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, कौन सा है, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रोवाइडिंग ओवर प्रोटेक्शन। इस्टेब्लिश ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन, तो ये तो होना चाहिए। कौन सा गलत है इसके लिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से ये स्कूल टाइम टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आया। मैंने भी पेडागॉगी में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस रखे हैं। तो स्कूल टाइम टेबल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, यह रुचि और प्रेरणा को बढ़ावा देती है, इंटरेस्ट को, कठोरता को कम करने में सहायता करती है, छात्र और अध्यापकों दोनों को एक बैलेंस संतुलन प्रदान करती है, मानव मूल्यों आदर्शों के प्रति सम्मान विकसित करने में सहायता करती है टाइम टेबल। तो इसका जो है कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 जो है कि यह कठोरता को कम करने में सहायता करती है। तो आगे देखते हैं, इसका इंग्लिश में देख लीजिए कि ये क्या करती है कि इट हेल्प्स रिड्यूस रिजिडिटी। तो चूंकि ऑप्शन तो यही दिया है, देखिए दोस्तों, कई बार कहते हैं आंसर सी की भी गलत हो जाती है। हालांकि आंसर की में ऑप्शन ये दिया है कि ये कठोरता को कम करती है, तो कम तो करती है, आपको पता होगा, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट जो है ऐसे रखे जाते हैं जिसमें क्या होता है कि बच्चों को लर्निंग में आसानी हो जाए। तो इसको अभी थोड़ा सा डाउटफुल रखिएगा, ऑप्शन आंसर की में ये दिया है। जबकि मुझे ये लग रहा है कि मानव मूल्य आदर्श के प्रति सम्मान जो है वो समय सारणी नहीं बताती है आपकी, लेकिन फिर भी आप इसको डाउटफुल रखिएगा, इस क्वेश्चन को अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, एक इकाई की विशेषता क्या नहीं है। एक यूनिट जो है आपकी जो होती है उसकी क्या विशेषता नहीं है। किसी पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और संपूर्ण उपविभाजन, तो ये जो होता है ये तो होती है। अधिगम अनुभव प्रदान करने योग्य सामग्री अधिगम के उद्देश्य के अनुरूप हो, ये भी होता है। संभावित शिक्षण सामग्री का पूरा वर्णन, तो ये तो आपका सिलेबस कहलाता है। संभावित शिक्षण सामग्री का पूरा वर्णन ये आपका किस में आता है, सिलेबस में आता है। आप देखिए कि विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिट, तो अ होल एंड कंप्लीट सब डिवीजन कंटेंट, तो इसमें जो फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइकली टीचिंग एड्स ये नहीं होगा, ये किसी एक यूनिट की विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं, एक टीचर है, अनेक उदाहरण देता है और फिर किसी संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए नियम बनाता है, वह किसका प्रयोग कर रहा है। आपको अच्छे से पता होगा, आपने आगमन विधि पढ़ी होगी। पहले वो टीचर क्या करता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता है,
और उसके बाद क्या करता है, उदाहरण के बाद फिर संकल्पना पे जाता है। इसी को यदि इंग्लिश में देखें तो पहले क्या दे रहा है, सेवरल एग्जाम्पल्स दे रहा है, उसके बाद किस में जा रहा है, उसके बाद वो कंसेप्ट और कॉम्पिटेंसी में जा रहा है। तो ये कौन सी आपकी अप्रोच है, ये आपकी इंडक्टिव अप्रोच कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक अपने विषय पर अधिकार होना चाहिए, मतलब अपना आपके विषय पर आपको मास्टरी होनी चाहिए, कंटेंट पर पकड़ होनी चाहिए, ताकि वह क्या कर सकता है, उससे उससे आपका छात्रों को प्रेरित कर सकता है, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है, लोकप्रिय हो सके, फेमस हो सके, या वो स्टूडेंट्स को प्रभावित कर सके। इसका उत्तर है कि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। इसका इंग्लिश में देख लेते हैं कि एक टीचर की क्या होनी चाहिए, मस्ट हैव मास्टरी ओवर हिज सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू, क्योंकि वो क्या कर सके, मेकिंग टीचिंग मोर इफेक्टिव, वो पढ़ाई को और ज़्यादा वो प्रभावी बना सके। आगे देखते हैं, कक्षा में अच्छी चर्चा होने की मूलभूत शर्त क्या है, अच्छी डिस्कशन हो क्लास में, उसमें क्या मूलभूत शर्त है, क्या होना चाहिए। तो इसमें है कि अध्यापक द्वारा विषय वस्तु पर अधिकार, मास्टरी होनी चाहिए, उससे चर्चा होती है, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल होनी चाहिए, अनुशासन, मेन चीज़ ये है आपका प्रयोजन, और कक्षा में रुचि का समत्व होना चाहिए। इंग्लिश में देख लेते हैं कि गुड डिस्कशन इन क्लास में कब होगा, जब यूनिटी ऑफ द पर्पस एंड इंटरेस्ट ऑफ द क्लास, ये दोनों चीज़ क्या है, होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक अच्छा मुख्य अध्यापक, ये चूंकि ये क्वेश्चन एचएम का था, पेपर एचएम का था, इसीलिए पूछा गया है कि एचएम अच्छा कौन सा है। तो अच्छे प्रशासन के सिद्धांतों को समझता है, कड़ाई से लागू करता है, तो ये तो है ही नहीं आपका। छात्रों और अध्यापकों को स्वतंत्रता देता है, तो स्वतंत्रता देने से वो अच्छा अध्यापक नहीं बन जाएगा। अनुशासन प्रिय है, कदाचार दुर्व्यवहार से समझौता नहीं करता, दृष्टिकोण में लचीलेपन का प्रयोग करता है, मानवीयता के साथ सहयोगपूर्ण काम करता है। देखिए कितना पॉजिटिव आपका आंसर ये दिया हुआ था, तो यही इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अध्यापक केंद्रित उपागम में क्या कोर्स पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर कौन सा एक अप्रोच है, यहाँ पर टीचर सेंट्रेड अप्रोच है, और टीचर में ज़्यादातर किसका, लेक्चर मेथड ये यूज़ होगा। तो विशेषता क्या नहीं है, तो सक्रिय अधिगम, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि टीचर सेंट्रिक यदि अप्रोच है तो वहाँ पर एक्टिव लर्निंग नहीं हो सकती। एक्टिव लर्निंग कब होगी, जहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड हो, जहाँ पर आपकी स्टूडेंट इन्वॉल्व हो पढ़ाई में, तभी वो एक्टिव लर्निंग कहलाएगी। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि करेक्टरिस्टिक किसकी, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो यही है एक्टिव लर्निंग, जो नहीं, ये विशेषता नहीं है इसकी। आगे देखते हैं, अधिगम केंद्रित उपागम, यहाँ पर लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच है, इसकी क्या विशेषता है। तो लर्निंग यहाँ पर केंद्र में रखा गया है, तो इसकी विशेषता होती है कि ज्ञान निर्माता के रूप में एक अधिगम करता होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है कि लर्नर एज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, यहाँ पर ये हो जाता है लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच में। डेवलपमेंट करिकुलम, प्ले वे जॉयफुल मेथड, प्ले वे जॉयफुल मेथड तो उसमें होता है जहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड आपकी अप्रोच रहती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या समूह अधिगम, जो ग्रुप लर्निंग की क्या विशेषता नहीं है, क्या विशेषता नहीं है। देखिए नहीं, जो ध्यान से जरूर पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि सहभागिता छात्रों में क्रिया के प्रति प्रतिबद्धता में वृद्धि करती है, कार्य के प्रति व्यवस्थित उपागम का अभाव, तो अभाव नहीं रहता इसमें, कार्य के प्रति व्यवस्थित उपागम का, गहन चिंतन के माध्यम से कई प्रकार के विचार सृजित हो सकते हैं, कई प्रकार के अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। जो कई, ये आपके फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये सही है, लेकिन विशेषता 2 नहीं है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि फीचर ऑफ ग्रुप लर्निंग क्या नहीं है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज, कमिटमेंट ऑफ स्टूडेंट, एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच, तो एब्सेंस नहीं रहता, सिस्टमेटिक अप्रोच की एब्सेंस नहीं रहती है। वैरायटी ऑफ आइडियाज कैन बी जनरेटेड थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग, अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस आर एक्वायर्ड, तो ये आपके सही है, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, और वही पूछा गया था क्वेश्चन में। उपकरण डेटा के गुणात्मक विश्लेषण के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसको इंग्लिश में देखिए, एक बार देख लेते हैं, कई बार इंग्लिश में देखने से सही समझ में आ जाता है। तो कौन सा टूल है यूजफुल नहीं है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए। तो इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग और सर्वे। तो क्वालिटेटिव आपका एनालिसिस करना है क्लास में, तो आपका जो इसमें दिया है क्या यूजफुल नहीं है,
वो क्वेश्चन का दिया है इसमें सर्वे, विच वॉज नॉट यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा। तो सर्वे जो है ये दिया है, इसका जो आंसर है सर्वेक्षण। तो हालांकि इसको थोड़ा डाउटफुल रख सकते हैं, क्योंकि कई बार आंसर की में ऐसा हो जाता है, बल्कि हो सकता है यदि आप इसको एनालिसिस करेंगे, इसको आप सर्च करिएगा क्वेश्चंस को, मैं भी इसको सर्च करूंगा। तो निम्नलिखित में से क्या केस अध्ययन का एक सोपान नहीं है, केस स्टडी में क्या नहीं होना चाहिए। तो जो केस स्टडी में आपका साहित्य की समीक्षा है एक सोपान नहीं है, ये बताया गया है इसमें कि आपकी जो स्टेप्स ऑफ केस स्टडी, वेरिएशन ऑफ एना एटिकेंट्स, ये नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम के मूल्यांकन की क्या विशेषता नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये पूछा गया है आपके पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया था, और इसमें भी एचएम एग्जाम में भी पूछा गया है, मे भी आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है इस तरह के क्वेश्चंस की। तो विशेषता क्या नहीं है, तो मूल्यांकन पर प्रकृति, इसकी ये विशेषता नहीं है। मेन चीज़ है फीडबैक की व्यवस्था, प्रेरणा मिलती है, सक्रिय भागीदारी, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन एवेल्युएशन नेचर नहीं रहता उसका। इवेल्युएशन क्या कहलाता है आपका, एवेल्यूशन आपका जजमेंटल रहता है, मार्क्स वगैरह ग्रेडिंग इन सब की रहती है चीज़ें। तो असेसमेंट में ये नहीं रहता, असेसमेंट फॉर लर्निंग में फीडबैक रहता है, इनहेंस मोटिवेशन होता है इससे, और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन देयर ओन लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं, छात्रों के बीच उपलब्धि स्तर अंतर को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उपलब्धि स्तर जो है, अचीवमेंट जो लेवल है उसको कम करना है, तो क्या अंतर को कम करना है, डिफरेंस को। तो शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए अनेक प्रकार की शिक्षण सामग्री को प्रयोग करना। मतलब आपकी क्लास में एक बच्चा इतना कमज़ोर है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपको उसमें लर्निंग के लिए बहुत सारी टीचिंग मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज टू रिड्यूस अचीवमेंट डिफरेंसेस एमंग स्टूडेंट। तो यूजिंग वेराइटी ऑफ टीचिंग एड्स टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, ये इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, कक्षा में अप्रिय घटना हो गई, अध्यापक को इसका समाधान निकालने हेतु क्या करना चाहिए। देखिए, कक्षा में अप्रिय घटना का मतलब कोई मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी दूसरे को मान लीजिए थप्पड़ मार दिया, कुछ ऐसा बोल दिया, तो आप क्या करेंगे। छात्र के परिवार के साथ चर्चा करेंगे, सहयोगियों से, प्रधानाचार्य से, मामले को केवल कक्षा में। तो शुरुआती में यही करेंगे आप कि ये इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप कक्षा में चर्चा करेंगे, उनको गाइड करेंगे बच्चों को, लेकिन डायरेक्ट प्रिंसिपल में और परिवार के साथ चर्चा करना इतना सटीक नहीं बनता है। तो डिस्कसिंग द मैटर इन द क्लास ओनली, ये जो है इसका सही उत्तर है, यही आंसर की में दिया है केबीएस संगठन ने। आगे देखते हैं, एकीकरण के पराविषय प्रारूप में अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो यह एकीकरण का क्वेश्चन आया है। तो इन ट्रांस डिसिप्लिनरी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रोल ऑफ टीचर, तो इंटीग्रेशन द रोल ऑफ टीचर पूछा गया है, तो उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए इंटीग्रेशन के तौर पर एक टीचर की। तो इसमें दिया है सह अधिगमकर्ता की। यदि विषय प्रारूपी जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है, तो उसमें को लर्नर की भूमिका होनी चाहिए, मतलब वो भी साथ साथ में सीख रहा है। आगे देखिए, सहभागितात्मक अधिगम, ये क्या होता है, ये होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है ये भी पूछा गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका एक लाभ क्या नहीं है कोलैबोरेटिव लर्निंग का, समूह उन्मुखी पुरस्कार प्रणाली। तो ये नहीं है कि पुरस्कार प्रणाली के लिए आप उसको समूह को मोटिवेट करें। फीडबैक के अधिक अवसर, परस्पर भेदभाव को कम करना, स्वामित्व में वृद्धि, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक लाभ हैं। आप इंग्लिश में देख लीजिए, इनहेंस ओनरशिप, एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल फीडबैक। तो ये जो हो जाएगा ग्रुप ओरिएंटेड रिवॉर्ड सिस्टम, ये नहीं है आपके कोलैबोरेटिव लर्निंग में। आगे देखिए, एक पाठ्य पुस्तक किसमें अधिक उपयोगी नहीं होती है। तो आपकी जो एक टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, किसमें अधिक उपयोगी नहीं होती है। तो दूसरा है विषय वस्तु पर अधिकार रखने में। यदि विषय वस्तु आपकी टॉपिक पर बहुत पकड़ बनानी है, तो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप चाहे आईसीटी का यूज़ करें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं एक किसी टॉपिक को समझने के लिए। इंग्लिश में देखते हैं, तो टेक्स्ट बुक इज़ नॉट मच यूजफुल इन आपकी मास्टरी ऑफ द कंटेंट मैटर।
ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ये मास्टरी लाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आईसीटी उपकरण के व्यापक वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो योजना उपकरण इसका सही आंसर दिया है कि इंग्लिश में देख लेते हैं कि ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीटी टूल डज नॉट इंक्लूड, तो प्लानिंग टूल्स नहीं है इसमें, बाकी कंस्ट्रक्टिव है, कम्युनिकेटिव है, इंफॉर्मेटिव टूल्स हैं, ये हैं। प्लानिंग टूल्स इसका एक हिस्सा नहीं है, बाकी जो सारी चीज़ें इसका हिस्सा है। अभी हमने 15 क्वेश्चन करे हैं, अभी हम एक दूसरी पीडीएफ निकाल रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पड़ाव है से पहले बच्चे के मस्तिष्क का 85% जो 85% परिमाणिक विकास होता है? तो 85% उसका ब्रेन जो है डेवलप हो जाता है किस उम्र में, आपको बताना है किस एज में। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 6 वर्ष में। 6 वर्ष में जब बच्चा क्लास 1 में एंटर करता है उसका 85% उसका माइंड जो है, ब्रेन जो है वो डेवलप कर जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका 6 ईयर का है, तो क्या हो जाता है, कम्युलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट ऑक्योर्स प्रायर इन विच स्टेज, ओवर 85%। आगे देखते हैं। ये मिडिल स्कूल के लिए, टीजीटीज के लिए लगभग क्वेश्चन है। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में एक सोशल साइंस में आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन विकसित करना है। कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ। इसका पहला आंसर है कि पहले आप नागरिकता की संकल्पना का शिक्षण, आप उसको सिटीजनशिप बताएंगे, भारत में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और ये सब चीज़ें एक क्रम से बताएंगे। तो पहले नागरिकता के बारे में उसको पता चलेगा, फिर नागरिक, चूँकि भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसकी शक्तियाँ पता चलेंगी, तो फिर वो इसके बारे में अमूर्त चिंतन वो सोचना शुरू कर देगा। तो इसका है फर्स्ट टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, आफ्टर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो इसका उत्तर हो जाएगा। मैं अभी बता दूं, मैं ये सारी जो पीडीएफ है, सारी पीडीएफ में वीडियोस बनाने वाला हूं आपके। ये जो एचएम लेवल का क्वेश्चन है, सारे टीजीटी के और पीजीटी के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, आपके ईवीएस, हिंदी, सारे सब्जेक्ट में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनके प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लें। आपका एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस क्वेश्चन को इस दिन इतने अच्छे से एकदम आप रट लें कि एकदम आपको याद हो जाने चाहिए आंसर आपको, क्योंकि इससे यदि क्वेश्चन फंसे कई सारे और आपसे नहीं बने तो रिग्रेट सिर्फ आपको ही होगा। क्योंकि जब पहले से आपने केवीएस संगठन ने ये इशू कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं प्रश्न, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि कम से कम इन सारे क्वेश्चंस को कर लें और इनका हम पैटर्न अच्छे से समझ लें क्वेश्चंस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्यार्थियों के चिंतन पैटर्न, एक थिंकिंग का एक पैटर्न है, तो उसका विकास का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम ये है कि पहले अवधारणात्मक, वैचारिक, फिर चिंतनशील, फिर रचनात्मक। इसको हम इंग्लिश में देखते हैं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। तो पहले है परसेप्चुअल, परसेप्शन, फिर कॉन्सेप्चुअल, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव आप समझ रहे हैं क्या, कि सही गलत दोनों के बारे में सोच सके, फिर उसके बाद क्रिटिकल, वो लॉजिकल भी सोच सके। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा और पॉइंट भी आप नोट डाउन करते जाइएगा। निम्नलिखित में से किसमें विद्यार्थियों हेतु गैर निर्देशात्मक परामर्श सहायक होगा? गैर निर्देशात्मक परामर्श किसमें विद्यार्थियों हेतु सहायक होगा? तो इसका है कि एक विद्यार्थी जो अंधेरे से डरता है उसके लिए आप गैर निर्देशात्मक परामर्श सहायक होगा। तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट। मान लीजिए एक अंधेरे से किसी को डर लग रहा है, तो उसके लिए आपको पूरी एक मेथड, पूरी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको आप पर्सनलाइज, आप एक ऑफिशियल तरीके से ना भी करके आप ऐसे ही आप उसको, उसका फियर ख़त्म कर सकते हैं। आगे देखिए, दोनों लिंगों के बराबर की आयु के साथियों के साथ नए और अधिक परिपक्व संबंध बनाने की संबंधी विकासात्मक कार्य कौन सी अवस्था से जुड़ा होता है? तो हमारे दोस्त बहुत अधिक बनाना, है ना, बहुत अधिक दोस्ती करना, ये सब चीज़ें जो किशोरावस्था में ये पाई जाती हैं आपकी। देखिए एडोलेसेंस एज में आपके क्या होते हैं, मोर मैच्योर रिलेशनशिप विथ एज मेट्स फॉर बोथ सेक्सेस इज डेवलपमेंट टास्क बिलोंगिंग टू द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय मानसिक, ये देखिए जो फैक्चुअल आपके क्वेश्चन आए ईयर वाले उसको तो जरूर नोट डाउन कर लीजिए, वो तो गलत ही नहीं होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करिए। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति ये भारत की
कब प्रारंभ की गई थी? तो ये जो है वर्ष 2014 में ही प्रारंभ की गई थी, जब हमारे मोदी जी आए थे। आगे देखिए, हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, हेल्थ पॉलिसी जो है मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 में 2014 में ये लॉन्च की गई थी। भारत में जनसंख्या जो मानसिक विकारों से ग्रसित है, मेंटली डिसऑर्डर जो ज़्यादातर जनसंख्या को है, उसका प्रतिशत क्या है? तो हमारी 3 से 4% जो हमारी जनसंख्या है भारत की, वो मेंटली डिसऑर्डर किसी न किसी से, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी न किसी मेंटली डिसऑर्डर से वो ग्रसित है, सफ़र कर रही है हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने चूंकि पढ़ दिया है, मैं इसलिए पहले ही आपको बता देता हूँ कि एक शिक्षक जो है एकेडमिक जो अचीवमेंट के आधार पर 3 भागों में बांटता है शिक्षक। एक एवरेज बच्चे हैं, एवरेज से ऊपर, दूसरे हैं एवरेज, और तीसरे हैं एवरेज से नीचे। फिर हर विद्यार्थी उनकी जो अचीवमेंट है के आधार पर अलग अलग वर्गों से है, ये जो 3 ग्रुप हैं। और शिक्षक विद्यार्थियों से 3 दिन बाद कार्य जमा करने को कहता है, वर्क कुछ देता है और 3 दिन बाद कहता है आप जमा करें। तो ऐसा करके वह क्या कर रहा है? तो चूंकि देखिए, आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा होगा, उसमें कमज़ोर, होशियार, अलग अलग बैकग्राउंड के हर तरह के बच्चे शामिल होते हैं। तो वो क्या कर रहा है आपका? वो कक्षा में समावेश को प्रोत्साहित कर रहा है। उम्मीद है इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कर रहा है यहाँ पर? इंक्लूजन इन क्लासरूम को बढ़ावा दे रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के दिव्यांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा रहा है आजकल क्वेश्चन। इसमें मैं फैक्ट आपको बता दूं कि ये जो विश्व दिव्यांगजन दिवस है 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया था। 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी 2022 की? क्योंकि देखिए, ये रिसेंट का क्वेश्चन है। अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? ये महीना चल रहा है आपका, अभी जनवरी का चल रहा है, और अभी का इसने पूछ लिया 3 दिसंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, आपको पूरा 2022 का कंप्लीट करना है आपको करंट अफेयर। तो जो 44 क्वेश्चन का आंसर है आपका 3 है, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग ऑन एसेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजनों के राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया था, उसकी थीम ये रखी गई थी, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग ऑन एसेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। छात्र और अध्यापक शिक्षण अधिगम में डूबे हुए हैं। तो इस स्थिति में वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं इस समय पे? इसका आंसर जो दे रखा है केवी ने, अवचेतन मन का उपयोग कर रहे हैं। तो एब्जॉर्ब्ड इन देयर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में, तो वो क्या कर रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कर रहे हैं। इतना ज़्यादा डूब चुके हैं, तो यही होगा। तो ये जो आपके कुछ क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं अगली पीडीएफ में। इन्होंने 15-15 करके कुछ पीडीएफ दे रखी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा के लक्ष्यों के बारे में कथनों को पढ़िए। शिक्षा के जो हमारे लक्ष्य हैं, एजुकेशनल एम्स हैं, तो लक्ष्य प्रयोजन से संबंधित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वर्णन करते हैं कि उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, ये नहीं। शिक्षा के जो लक्ष्य होते हैं, एम्स होते हैं, वो ये नहीं बताते किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। हाँ, ये जरूर बताते हैं कि क्या प्राप्त करना है। उपलब्धि पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, ये होते हैं जो आप उपलब्धि यहाँ पर अचीवमेंट जो पहलू हैं उस पर केंद्रित होते हैं। तो यहाँ पर ये भी गलत बताया गया है कि उपलब्धि के पहलू पर नहीं केंद्रित करते हैं। आपके जो इसके बाद है, लक्ष्य मापने योग्य भी नहीं होते, मीजरेबल नहीं होते। आपको याद रखना है कि एम्स जो रहते हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम की बात नहीं करी गई। एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें आप मार्क्स देते हैं, उसको आप मीज़र कर सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशनल के एम्स होते हैं वो नहीं माप सकते। इसी के बाद कुछ एक और क्वेश्चन आया इसी में, जिसमें आपको ये बताया गया है कि एजुकेशन के एम्स क्या हैं। तो आपको और अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपके कि एम्स आर कंसर्न्ड विथ पर्पस, एम्स डिस्क्राइब हाउ टू ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। तो ये क्या है? ये गलत है। पूछा गया है नीचे कि कौन सा एम्स इनकरेक्ट है। आपका एम्स डिज़ायर आउटकम्स है और एम्स आर मीजरेबल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर केवी ने इसकी आंसर की में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 कि 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5 ये जो है इसके रॉन्ग आंसर हो जाते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। पाठ्यचर्या की योजना के किस दृष्टिकोण में पाठ्यचर्या के सफल डिजाइन कार्यान्वयन हेतु मानव संसाधन, भौतिक संसाधन
और वित्तीय संसाधन। यहाँ देखिए मानव का मतलब मानव से है, भौतिक संसाधन, बिल्डिंग से रिलेशन, वित्तीय मतलब कि पैसे से रिलेटेड होता है। इनका अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है, तो किस दृष्टिकोण में, किस पर्सपेक्टिव में ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण है? तो प्रणाली दृष्टिकोण जो है, आप देखिए अप्रोच ऑफ करिकुलम प्लानिंग जो होती है, इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम। तो ये सिस्टम अप्रोच कहलाती है। इसमें तीनों चीज़ों का इंटरेक्शन जो है महत्वपूर्ण होता है। अनुदेशात्मक परिप्रेक्ष्य, ये क्वेश्चन आया है आपका इंस्ट्रक्शनल पर्सपेक्टिव। देखिए ये टॉपिक भी हमारा कौन सा है? ये हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप का टॉपिक है। इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अनुदेशात्मक परिप्रेक्ष्य में एक विद्यालय की प्रिंसिपल जो है किस पर ध्यान केंद्रित करता है हमारा? तो इसमें शिक्षकों के कार्यों जो छात्रों की उपलब्धि में सुधार करेगा, इस पर ध्यान केंद्रित करता है अनुदेशात्मक परिप्रेक्ष्य में। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल पर्सपेक्टिव रहता है उसका ये फोकस रहता है कि वर्किंग ऑन टीचर दैट इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय परिदृश्य में निम्नलिखित को स्कूल के रिगार्डिंग निम्न चीजों को पढ़ना है, नीचे जो दी गई हैं आपका। पाठचर्या विकास, कार्यकर्ताओं द्वारा अधिगम प्रतिफलों को तैयार करना, अध्यापकों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करना, कक्षा में वास्तविक शिक्षण वास्तविक जीवन के उदाहरण पर आधारित होना चाहिए, और शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान निर्माण उन्हें सामाजिक समायोजन में सहायक होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है आपका 3 दिया गया है कि ए और बी जो है वो उद्देश्य हैं। उद्देश्य कैसे? कि पाठचर्या विकास, कार्यकर्ताओं द्वारा अधिकतम प्रतिफलों को तैयार करना और पाठ्यक्रम पूरा करना, ये उद्देश्य हो गया आपका। पाठ्यक्रम का मतलब करिकुलम यहाँ पर। और जो सी डी है आपका कि आपके आधारित होना चाहिए, वास्तविक जीवन पर आधारित होना चाहिए, ये आपके लक्ष्य हैं। लक्ष्य जो एम्स, अभी देखिए ऊपर आया था ना कि एम्स को आप मीजर नहीं कर सकते, एम्स जो रहते हैं, तो वास्तविक जीवन उदाहरण यदि हम पढ़ा रहे हैं तो इसको आप मीजर कैसे कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान निर्माण उन्हें सामाजिक समायोजन, मतलब जो सोशली एडजस्टमेंट है इनमें सहायक होना चाहिए जो आप पढ़ा रहे हैं। ये जो आपके इसमें दिया हुआ है कि ए और बी क्या है? ऑब्जेक्टिव हैं। ए और बी ऑब्जेक्टिव हैं आपके, ऑब्जेक्टिव, और ये जो हैं आपके एम्स हैं आपके एजुकेशन के। ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? फ्रेमिंग ऑफ लर्निंग आउटकम्स बाय द करिकुलम डेवलपर, सिलेबस कंप्लीशन ऑफ बाय द टीचर, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव हैं। एम्स क्या है? इन क्लासरूम टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड होनी चाहिए, और नॉलेज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट शुड बी सपोर्टेड देम इन सोशल एडजस्टमेंट में वो चीज़ सपोर्ट करना चाहिए कि समाज में वो कैसे विकास कर सके, उनकी नॉलेज जो है ये एडजस्टमेंट होना चाहिए। आगे देखिए, एक विद्यालय प्रधानाचार्य शिक्षकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक सिद्धांतों को बनाने की स्वतंत्रता देते हैं, जैसा कि वे शिक्षक कक्षा में बातचीत के बारे में वर्णन, विश्लेषण, अनुमान लगाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्या कर रहा है? फ्रीडम दे रहा है कि प्रिंसिपल्स जो टीचिंग के हैं वो खुद बनाए टीचर। तो विद्यालय प्रधानाचार्य का चिंतन अभ्यास किस पर आधारित हो गया? ये ऐसा यदि प्रधानाचार्य ने कहा तो वर्णनात्मक उपागम पर आधारित, जो कि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो आपका नैरेटिव अप्रोच ये कहलाएगी यदि वो फ्रीडम दे रहा है टीचर को अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की। डिस्क्राइब, एनालाइज, इन्फर अबाउट क्लासरूम इंटरेक्शन। आगे देखिए, ये जो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कूल डेवलपमेंट प्लान, देखिए स्कूल डेवलप प्लान की कहाँ चर्चा की गई है? मैंने एक RTE 2009 की वीडियो अच्छे से बनाई हुई है, सारे फैक्ट कवर करे हैं। उसकी एक धारा में ये कहा गया था कि हर एक विद्यालय में स्कूल डेवलपमेंट प्लान का होना अनिवार्य है पूरी तरह से। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? RTE एक्ट 2009 में ये कहा गया है आपका। आप देखिए RTE एक्ट 2009 का इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये समय सारणी, ये टाइम टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैथ के लिए कौन सा जो पीरियड है सबसे उपयुक्त होगा? पहला, पांचवा, चौथा, दूसरा। तो आपका जो सेकंड पीरियड यदि आप मैथ का रख रहे हैं तो सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि मैथ जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा मांगती है, जो क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रहती है। तो यदि स्टार्टिंग में ना करके, थोड़ा सा छात्रों में फियर भी रहता है बच्चों में मैथ को लेकर के, कुछ छात्रों में, तो स्टार्टिंग से भी मैथ ना पढ़ें। लास्ट में क्या है कि वो पढ़ते 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 थक टाइप जाते हैं। तो जो हम सेकेंड पीरियड है
उसको रखेंगे 20 में तो वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा मैथ के लिए, ऐसा माना जाता है। तो आगे देखते हैं, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 किसके द्वारा किया गया था? एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। आप देखिए तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे, आपको पता होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसमें टीचर्स की ड्यूटी भी लगी थी, इंक्लूडिंग मी, मेरी भी ड्यूटी लगी थी यहाँ पर। और इसमें सर्वे कराया गया था क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 के बच्चों का ये सर्वे करवाया गया था। तो इसमें जो है एनसीईआरटी के द्वारा ये सर्वे करवाया गया था 2021 का। और ये सर्वे बीच बीच में इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि एक लर्निंग आउटकम पता चले कि हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल क्या है अभी, और इसी के अकॉर्डिंग जो है एनईपी बनाई जाती हैं, करिकुलम बनाए जाते हैं, एजुकेशनल पॉलिसी बनाई जाती हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग कि हमारे देश में बच्चों का भी लेवल क्या है और हमें क्या लेवल चाहिए अभी वर्तमान में। देखिए, एक अध्यापक मंच पर संत है, अध्यापक को किस रूप में परिलक्षित करते हैं? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंच पर संत का मतलब होता है, आप देखिए मंच पे किसी आपने संत को सुना होगा कथा बाँचते हुए, है ना, तो वो क्या है, वन वे कम्युनिकेशन हो गया, और वो क्या है, एक लेक्चर मेथड हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि विशेषज्ञ रूप में व्याख्याता है, वो सामने वाला विशेषज्ञ बैठा है, सिर्फ वो लेक्चर दे रहा है, तो ये लर्निंग हमें नहीं करानी है क्लास में। तो एक्सपर्ट जो एक्सप्लेनर है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो सेज ऑन द स्टेज, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिभावक शिक्षण मंचों की सर्वाधिक उपयोगिता है। तो अभिभावक शिक्षण मंचों की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? कि शिक्षकों को उत्तरदायी बनाने में, गृह संबंध करवाने में, संरचनात्मक विद्यार्थियों के अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि में। बिल्कुल यही सही उत्तर है कि अभिभावक शिक्षण मंच, आप इसको थोड़ा सा सर्च करिएगा तो पेरेंट टीचर फॉर्म्स जो फर्म्स हैं वो मस्ट किसके लिए होते हैं? इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग अमंगस्ट स्टूडेंट, इनके लिए क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ये जरूरी होता है, पेरेंट टीचर फर्म्स। आगे देखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपके कोड ऑफ कंडक्ट से लिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्योंकि कुछ फैक्चुअल, कुछ पॉलिसीज जो चल रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं इसमें। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत की संसद ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, इसके पहले जो आया था वो नेशनल पॉलिसी ऑफ मेंटल हेल्थ थी, वो 2014 में थी। जो पार्लियामेंट ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम कब बनाया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो है आपके 2017 में बनाया गया है ये अधिनियम। देखिए 2017 में ये जो है एक्ट बनाया गया है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, पार्लियामेंट में ये जो है पास किया गया है। आगे देखिए, संवैधानिक अनुच्छेदों जो आर्टिकल हैं संविधान के, तो एक संवैधानिक गारंटी बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए कौन सा नहीं है इनमें से एक्ट जो है? तो आपका जो 21A ये भी बच्चों के लिए है, 45 है, 24 है। 20A जो है आपको अधिकार है, मौलिक अधिकार है बच्चों के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। 45 जो है ये आपके ड्यूटीज़ बताता है बच्चों की, और 24 है ये बताता है कि किसी भी फैक्ट्रीज़ में, कहीं भी हम व्यावसायिक कार्यों में जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको हम श्रम जो है उनका एज अ लेबर हम नहीं यूज़ करा सकते हैं। तो ये जो है इन सबको मना किया गया है आर्टिकल 24 में। तो आर्टिकल जो 30 है ये आपका जो है आपके तो ये जो है आपका आर्टिकल 30 ये रिलीजियस माइनॉरिटी से रिलेशन है, ये इसका जो बच्चों से रिलेटेड नहीं है। आप इंग्लिश में देखिएगा तो आर्टिकल जो 30 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट इज़ नॉट मीन्ट फॉर चिल्ड्रन, तो आर्टिकल 30 है वो बच्चों के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक बार पढ़ा है आपको अपने। तो सफल जो है ये किसके लिए ग्रेड नहीं है? आपको पता, एक मुदलियर एक आयोग था, मुदलियर, यदि आप सर्च करेंगे तो मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ये सफल आई थी योजना। ये कक्षा कुल मिला के असेसमेंट करना था क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, इन क्लासों का। तो क्लास जो ग्रेड 6 के बच्चे हैं वो इनके लिए नहीं है आपका सफल। देखिए NEP 1968 अच्छे प्रदर्शन न कर पाने वाले से जुड़ी मुख्य खामी क्या थी, कमी क्या थी? जो अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए जुड़ी कमी क्या थी? NEP 1968 की। तो इसका है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पर प्रकाश नहीं डाला गया। ये जो बच्चे हैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये जो प्रकाश नहीं डाला गया। बाकी देखिए, तो त्रिभाषा सूत्र राज्य शिक्षा राज्य सूची में थी, 10+2+3 का पैटर्न, ये सब चीज़ें जो थी इसमें, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें जो है इनकी एक कमी बताती है NEP 1968 की।
आगे देखिए, तो द मेजर ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद नॉट सो वी परफॉर्मेंस ऑफ NEP 1968 वॉज द कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 14 वॉज नॉट हाईलाइटेड। ये क्या था, मेजर एक ड्रॉबैक था NEP 1968 का। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली, तो इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसका जो आंसर दिया है आपका ये NUEPA न्यूपा दिया हुआ है इसके लिए। तो ये दिया हुआ है इसका जो आंसर है, इसे आप थोड़ा याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसी क्वेश्चन के आने की वजह से मैंने RT अच्छा डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो RT जो 2009 के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम कितने घंटे सप्ताह में विहित किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 45 घंटे तैयारी सहित, ये मैंने आपको बता रखा है RT वाले में, ये 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन, ये जो है मेंशन किए गए हैं RTE 2009 में। इसी में यदि देखिए बात करिए साल के कितने हैं, तो साल के लिए 200 घंटे आपके 200 दिन दिए गए हैं, 220 दिन आपके सेकेंडरी एजुकेशन में हैं, 800 घंटे हैं प्राइमरी के लिए और 1000 घंटे जो हैं आपके हायर क्लासेस के लिए ये अलॉट हुए हैं। आगे देखिए, शिक्षण के लिए न्यूनतम स्नातक योग्यता 4 वर्षीय संबंधित B.Ed डिग्री किस दस्तावेज में संतुत की गई है? शिक्षण के लिए, टीचिंग के लिए न्यूनतम स्नातक योग्यता होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, और 4 वर्ष की जो एक डिग्री होनी चाहिए, किस में ये दी गई है संस्तुति? तो ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आया है, जबकि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था ये वाला कि ये वाला आएगा, लेकिन फिर भी आया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बताया गया है कि मिनिमम जो डिग्री क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कहाँ गया, हाँ, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री ये होनी चाहिए। तो ये बताया गया है एक टीचर बनने के लिए, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे समाज के प्रति विद्यालय की भूमिका नहीं समझनी चाहिए? तो समाज के प्रति विद्यालय की कौन सी भूमिका नहीं है ये बताना है। तो समाज के नौकरियों का सृजन जो है, समाज में नौकरियां पैदा करना, ये जो है आपका विद्यालय की भूमिका नहीं होनी चाहिए। क्रिएशन ऑफ जॉब्स इन द सोसाइटी, ये जो है विद्यालय की भूमिका नहीं है। यहाँ पर ओनर्स की बात करी गई है, बिजनेस स्किल्स डेवलपमेंट की, ये सारी चीज़ें जो हैं विद्यालय में करवाई जाती हैं। तो रोल ऑफ द स्कूल फॉर द सोसाइटी, तो ये नहीं है। बाकी प्रेपरेशन ऑफ लाइवलीहुड स्किल, सिटीजनशिप ट्रेनिंग, प्रेपरेशन फॉर द हेल्दी वर्क कल्चर, ये सारी चीज़ें आपकी विद्यालय में कराई जा सकती हैं, कराई जाती हैं। दक्षता आधारित अधिगम, जो कि आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, इनवेरिएबली रिक्वायर्स द यूज ऑफ, तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये इसका सही उत्तर है कि दक्षता आधारित अधिगम में उपयोग की अपरिहार्य आवश्यकता है, तो निदानात्मक परीक्षण की एक आवश्यकता है। किसमें, आपकी लर्निंग बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में। आगे देखिए, कौन सी सहायक सामग्री पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी? यहाँ पर देखिए प्री प्राइमरी से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप TGT PGT पेपर दे रहे हैं तो प्री प्राइमरी से नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है। आप टीचर हैं तो टीचर में आपकी क्लास 1 का क्वेश्चन भी आ सकता है पेडागोगी से, और क्लास 12th का भी आ सकता है। आपको बाल विकास की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, इसी में देखते हैं, तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब TLM जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं पढ़ाने में, वो उपयुक्त रहेगी? सुसज्जित चार्ट, कहानी समूह, तो जो कठपुतली का प्रदर्शन है, आपका पपेट शो जो है, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्री प्राइमरी के लिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, जो कि गाँव में आपके देखिए आंगनवाड़ी इसी कॉन्सेप्ट का काम करती है, और हमारे केंद्रीय विद्यालय में भी अब प्री प्राइमरी ओपन हो रही है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पाठ की क्या विशेषताएं हैं? तो चैप्टर की क्या विशेषताएं हैं ये देखनी है हमें। शैक्षणिक सामग्री पर निपुणता के लिए समूह में काम करते हैं, समूह विषमांग हैं। पारितोषिक प्रणाली व्यक्तिगत आधारित ना होकर के समूह आधारित है। तो यह किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? ये थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट लग रहा है। तो ये जो है समूह में काम करना है ना, पारितोषिक प्रणाली व्यक्ति पर आधारित ना होकर के समूह पर है, तो ये आपका सहकारिता कहलाता है। आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसका।
तो ये जो है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाएगी। यदि स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल्स, ग्रुप आर हेट्रोजीनियस, रिवॉर्ड सिस्टम आर ग्रुप ओरिएंटेड रादर देन द इंडिविजुअली ओरिएंटेड, तो ये आपका कोऑपरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आरटी से कितना इंपॉर्टेंट है जो आरटी एक्ट है, फिर से क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सर आसान भी है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 21A में जो है आपका लागू किया गया है आरटीई एक्ट 2009, आपको पता होना चाहिए। आरटीई एक्ट जो है आर्टिकल 21A में मेंशन किया गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे देखिए, कौन सा कथन पाठ्यचर्या के लिए सत्य है? मैंने इतने सारे क्वेश्चन पाठ्यचर्या में, लगभग मेरी हर एक अल्टरनेट वीडियो में पाठ्यचर्या वाले क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के और आईसीटी के, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो पाठ्यचर्या के लिए, करिकुलम के लिए कौन सा जो कथन है वो आपका सत्य है? तो आपकी पाठ्यचर्या की प्रकृति विवरणात्मक है, विहितात्मक है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा दी जाती है जिसे विद्यार्थियों को समय में सीखना होता है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम समानार्थी, तो ये नहीं है। देखिए इनमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो विहितात्मक, देखिए ये थोड़ा नया वर्ड है, इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो करिकुलम इज पर्सपेक्टिव इन नेचर, तो करिकुलम इज पर्सपेक्टिव इन नेचर, तो ये सही उत्तर है। डिस्क्रिप्टिव नहीं है, पर्सपेक्टिव है। तो ये आपका विहितात्मक, ये दिया हुआ है आंसर की में आपके केवी ने जो दी है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य पक्ष निम्नलिखित में से क्या है? जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कौन सा पक्ष है जो सबसे अनिवार्य है, ये आपको बताना है। तो आयु, उपयुक्त वृद्धि विकास, श्रेष्ठताओं कमियों की समझ, प्रतिभा की पहचान, पोषण, वांछनीय परिस्थितियों में प्रतिभा के उपयुक्त, बिल्कुल ये होना चाहिए कि जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी प्रतिभा है उसके उपयोग की आप में क्षमता होनी चाहिए। इंग्लिश में देखते हैं। तो इसेंशियल एस्पेक्ट अराउंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए? स्किल इन यूटिलाइजिंग द टैलेंट अप्रोप्रिएटली इन रिक्वायर्ड सर्कमस्टांसेस, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। शिक्षा के व्यवसायीकरण की संस्तुति किस समिति ने प्रस्तुत की है? कि जो आपका वोकेशनलाइजेशन जो होना चाहिए एजुकेशन का, वो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया है, कौन सी कमेटी के द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, मेलकम आदिशेया समिति। ये इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है आपके केवीएस ने। इसमें देखते हैं कौन सा है। तो मेलकम आदिशेया कमेटी। अभी देखते हैं अगले प्रश्न, शायद कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। अब आने वाले जो क्वेश्चन है, मैंने पिछले क्वेश्चंस को बताया था कोड ऑफ कंडक्ट, तो वो तो आपके पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन थे। ये आपके एवीएस कोड ऑफ हेडमास्टर हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यदि शायद आपके काम के कुछ क्वेश्चन मिल जाएं तो ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन जो आपके प्रिंसिपल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। ये इसके क्वेश्चन आते हैं जनरली, और तो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब किसी पीजीटी को आईसी इंचार्ज प्राचार्य की जैसे 2 माह के लिए पद दिया जाता है तो वह निम्न प्रकार का भत्ता पाने का प्राप्त है। मान लीजिए इंचार्ज नहीं है प्रिंसिपल, वहाँ पर आपके जो पीजीटी सीनियर पीजीटी होगा वो एज ए इंचार्ज काम करता है, तो 2 माह के लिए पद दिया जाता है, तो वो भत्ता पाने का कौन सा अधिकार मिलेगा उसको? तो उसको कौन सा भत्ता जो है वो मिलना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है आपका ये 200 रुपये ये दिया गया है आपका, है ना। इसका आंसर जो 200 रुपीज़ जो है ये दिया गया है इसका आंसर। विद्यालय का आहरण और संवितरण अधिकारी कौन होता है विद्यालय का? तो ये आपका तो यूडीसी होते हैं। आपके जो 2 पोस्ट होती हैं क्लर्क की जो अभी आई हैं, आप में से कुछ लोग इसके एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे। एलडीसी होता है और आपका यूडीसी होता है। तो आहरण और संवितरण मतलब निकालना और जमा करना। आप देखिए, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर ऑफ विद्यालय कौन होता है आपका? आपका होता है यूडीसी होता है। आगे देखिए, शिक्षक कोड बिंदु संख्या और 34 अनुच्छेद 59 के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को सर्वदा क्या करना है आपको? तो ये इसका पूर्ण सत्यनिष्ठा से काम करना। देखिए यदि आप पीआरटी के लिए काम करने जा रहे हैं तो इसको आप इग्नोर करिए, अभी टीजीटी पीआरटी के लिए ये नहीं आने वाला है आपका। पूर्ण सत्यनिष्ठा से काम करना जरूर, आप पीसीटी वाले थोड़ा फोकस करिएगा। तो 34, 59 आर्टिकल में ये दिया गया है।
ये हो सकता है किसी छात्र के कदाचार के विषय में अनुशासिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्राचार्य जो है क्या कर सकते हैं। कदाचार मतलब व्यवहार जो अच्छा नहीं है, उसका मिसबिहेव करता है, उसके लिए प्रिंसिपल जो है क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया गया है। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे सकता है, आपकी ट्रांसफर टीसी मिल सकती है उसको, यदि ऐसा उसका कदाचार है, उसका एक कैरेक्टर है। एचएम पर लघु जुर्माना लगाया जा सकता है। तो एचएम हेडमास्टर होते हैं, उन पर यदि जुर्माना कितना किसके द्वारा लगाया जा सकता है, छोटा मोटा जुर्माना, तो आपके प्राचार्य के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा लगाया जा सकता है स्कूल के। आपका ये जो इसका हो जाएगा आपका एचएम के लिए प्रिंसिपल के द्वारा माइनर पेनल्टी एचएम को लगाई जा सकती है। आगे देखते हैं, अनैतिक व्यवहार के मामले में केवीएस के कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने का अधिकारी कौन होता है। आपका अनैतिक नॉन मोरल व्यवहार है, आपका अनैतिक व्यवहार है, तो केवीएस में कौन आपको टर्मिनेट कर सकता है, किस में वो पावर होती है आपके, तो आपके जो आयुक्त हैं जो आपके, उसमें ये पावर होती है। कमिश्नर जो होते हैं वो टर्मिनेट करने की पावर रखते हैं, प्रिंसिपल में नहीं होती है टर्मिनेट करने की पावर। आगे देखिए, प्राचार्य द्वारा भिन्न योग्यता के बच्चों को अधिकतम आयु सीमा की दी गई छूट कौन सी है। तो इसमें जो आंसर दे रखा है इन्होंने, वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 है। 2 वर्ष की छूट दी जा सकती है किसको, द मैक्सिमम एज लिमिट कैन रिलैक्स डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन को बाय द प्रिंसिपल। 2 साल की छूट उन्हें प्रदान की जा सकती है। आरटी के विद्यार्थियों से ली गई फीस की प्रमात्रा है। आरटी के विद्यार्थियों से जो फीस है वो कितनी आपकी ली जाएगी विद्यार्थियों में, तो आरटी के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है केंद्रीय विद्यालय में। जो आरटी के अंतर्गत जिनका एडमिशन होता है वो आपकी कोई भी फीस क्लास 1 से 12 तक कोई भी फीस नहीं लगती है, ये जो है तय बात है। आगे देखते हैं, केवीएस जो है 1995 के अनुसार केवीएस का कोई कर्मचारी सदस्य किसका हो सकता है। संघ जो बनते हैं आपको पता है, जैसे टीचर शिक्षक संघ होते हैं उसी तरह केवीएस में भी हैं। तो आपका जो है केवल एक संघ का हो सकता है सदस्य। फॉर्म भरे जाते हैं, आपको किस संघ में ज्वाइन करना है जो आपकी मांगों को रख सके आपके अधिकारों के लिए, तो केवल एक संघ का वो सदस्य हो सकता है। ओनली वन एसोसिएशन का हो सकता है, रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन। आगे देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन की संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी सभी नियमित कर्मचारियों को सम्मिलित करेगी किसके सिवाय, तो सिवाय ए वर्ग के अधिकारियों के सिवाय ये सभी को शामिल करेगी। कौन, आपकी स्कीम ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन विल कवर ऑल रेगुलर एम्प्लॉयज। तो इन सबको वो कवर करेगी, वाइस प्रिंसिपल, एचएम, सेक्शन ऑफिसर, तो ग्रुप ए के ऑफिसर्स को छोड़ करके। तो ये कुछ क्वेश्चन कोड ऑफ कंडक्ट के थे जो कि मुझे लगता है शायद ही कोई आपका क्वेश्चन इससे आए, लेकिन जो आपके मैंने बाकी क्वेश्चन अभी मैंने करवाए हैं, लगभग आपके 45 क्वेश्चंस करवाए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा और आने वाले टाइम में अभी मैं जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के हर तरह के क्वेश्चन, संस्कृत के हों, हिंदी के हैं, ईवीएस के हैं, कंप्यूटर आपके पूछा नहीं गया था एचएम के एग्ज़ाम में, नहीं तो वो भी करवा देता, तो कंप्यूटर के तो नहीं मैं डाल पाऊंगा। बाकी वीडियोस में हर तरह की डाल दूंगा, जितने भी मेरे पास अवेलेबल हैं उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा। पक्का इससे क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके, ये आप विश्वास मानिए। अपनी तैयारी करते रहिए, इन पेपर्स को जरूर प्रिंट करवा लीजिएगा। मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।